मैं मस्त हूं, लेकिन भाई मैं सामने कमेंट नहीं पढ़ रहा था, मैं इस तरफ फोकस था। ठीक है कि दोस्त गलतियां करनी है, ओके फाइन, गलतियां होने तो देखो, गलतियों से सीख गए ना, कल नहीं होगा। ठीक है, अब ये थोड़ी खुद को क्रिटिसाइज करे, अरे यार ऑडियो चेक नहीं किया, ऑडियो चेक नहीं किया, ऑडियो चेक नहीं किया। ओके ठीक है, हो गई गलती मेरे भाई, अगली बार एक काम करेंगे, सेशन स्टार्ट होगा उससे पहले ऑडियो चेक करेंगे। ठीक है, तो डू नॉट बी एम्बैरेस्ड बाय योर फेलियर। ओके, लर्न फ्रॉम देम एंड स्टार्ट अगेन। देखिए, प्रत्यक्ष के आगे प्रमाण की जरूरत नहीं होती ना मेरे भाई, लाइव एग्जांपल मिल गया। तो लाइफ का फंडा यही है, एम्बैरेस नहीं हो रहा। इस कड़ी को जोड़िए कि लाइफ में सीखना है, गलतियों से सीखना है। ओके, देखो एक चीज तो ऐसी है कि हम कहते हैं कि यार हम लोगों ने जो किया वो सब परफेक्ट किया, ऐसा तो हो नहीं सकता। ठीक है, आप हमेशा जो भी करते हो उसमें गुंजाइश होती है, और जो गुंजाइश होती है वो कहीं ना कहीं कमी कहलाती है कि अरे यार ये तो मैं कर ही नहीं पाए, ये तो मैं कर ही नहीं पाए। तो उसी का मतलब होता है कि हाँ इतना और कर सकते हैं। तो लाइफ में जो आप कर रहे हो करते रहो मेरे भाई, ऊपर वाले का नाम लेते रहो, राधे राधे करते रहो, जय श्री राधे करते रहो, क्योंकि हाँ गलतियों से ही सीखना है। बस इस गलती के दौरान खुद को गिल्ट फील मत कराइए कि अरे यार मेरे से हो नहीं पा रहा, मैं कर नहीं पा रहा। ठीक है, ओके फाइन, गलतियां होंगी, गलत होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ेंगे, सुधरेंगे। ठीक है, बाकी पॉजिटिव रहेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, ओके, फटाफट फटाफट सैटरडे और फ्राइडे के कुछ एमसीक्यूज उनका रिवीजन कर लेते हैं, फिर आज की न्यूज की तरफ बढ़ेंगे। ऑलरेडी हम लोग लेट हो चुके हैं। हु हैज बीन नेम्ड एज द फोर्थ प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस इन 2024 में फ्रांस के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? चौथे प्रधानमंत्री कौन है मेरे भाई? फोर्थ प्राइम मिनिस्टर। हु इज द फोर्थ प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस? फोर्थ प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस। हरियप गाइस, फ्रांस की कैपिटल पेरिस है, करेंसी यूरो है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर वहीं पर है, एफएटीएफ का भी एग्जाम में आया था मेरे भाई। इमैनुअल मैक्रोन वहां के प्रेसिडेंट है। शक्ति वरुण गरुण उनके साथ एक्सरसाइज अपनी होती है। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, फ्रांस, फ्रांसवा या फ्रेंकोइस बाइर बैरू। ओके, ये बैरू याद रख लें, बैरू से याद रहेगा। ओके, बैरू, बैरू फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ सीरिया, सीरिया के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कौन है? सीरिया के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हाफिज मोहम्मद अल बसीर। ओके, मोहम्मद, मैं हाफिज की तरफ जा रहा था, मोहम्मद अल बसीर। ओके, नेक्स्ट, दिसंबर 2024 में हु हैज बीन नेम्ड एज द टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर फॉर सेकंड टाइम। दूसरी दफा टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर किनको चुना गया है? टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर, अभी रिसेंटली यूएसए के ये राष्ट्रपति बने हैं, फिर से दूसरी दफा राष्ट्रपति चुने गए, 47वें राष्ट्रपति बने हैं। इनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। ओके, डोनाल्ड ट्रंप। नेक्स्ट, एक न्यू इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, उसका नाम क्या, अनाउंस किया गया न्यू इनिशिएटिव, जो अपने सिविल एविएशन मिनिस्टर नायडू साहब, उनके द्वारा इसका अनाउंसमेंट रहा था। कहते हैं कि अब एयरपोर्ट पे जो भी लोग हैं जो उड़ान योजना के बेनिफिशियरीज हैं, उनके लिए स्पेशली हम लोग एक स्कीम लेकर आ रहे हैं, एक प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, एक इनिशिएटिव लेकर आ रहे हैं। ठीक है, अब सवाल उठता है कि उस योजना का, उस प्रोजेक्ट का नाम क्या, उस इनिशिएटिव का नाम क्या है? तो इसका नाम है उड़ान यात्री कैफे। ओके, उड़ान यात्री कैफे। तो यूनियन सिविल एविएशन मंत्रालय द्वारा उड़ान योजना के तहत यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक नई पहल का नाम है उड़ान यात्री कैफे। किस ऑर्गेनाइजेशन ने एक टियारा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? क्रेडिट कार्ड एक्सक्लूसिवली फॉर वीमेन, वीमेन के लिए जिसको लॉन्च किया गया बेटा, एक्सक्लूसिवली फॉर वीमेन। ओके, पता है, टियारा क्रेडिट कार्ड। आंसर बनता है बेटा ऑप्शन नंबर 1, बॉब कार्ड लिमिटेड। ओके, नेक्स्ट, न्यू कॉर्पोरेट नेम क्या? मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का न्यू कॉर्पोरेट नेम। जो पहली दफा जुड़े उनको मैं बता दे रहा हूं, हम लोगों का स्टार्टिंग जो होती है उसमें हम एमसीक्यूज लेके चलते हैं जो कि प्रीवियस डे की न्यूज पर बेस्ड होते हैं। ओके, जस्ट फॉर द रिवीजन। और ये जो सैटरडे को जितनी भी न्यूज हम लोगों ने कवर की थी उन पर बेस्ड एमसीक्यूज हैं। यहां पर आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1, एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। ओके, एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। What is the total cost approved for development of fisheries including strengthening of infrastructure for export of tuna fish? हम लोगों ने पढ़ा था कि अभी मंत्रालय ने एक अप्रूवल दी है, मतलब कैबिनेट ने एक अप्रूवल दी है कि जो ट्यूना फिश है उसके एक्सपोर्ट को बढ़ाना है और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़िया करना है, फिशरीज सेक्टर को बेहतर की तरफ ले जाना है, उसके लिए एक अमाउंट अप्रूव किया गया था। टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट एक अमाउंट रखा है। अब वो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी है? अंडमान निकोबार आइलैंड से जो ट्यूना फिश है उसके एक्सपोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है। टोटल इसमें प्रोजेक्ट कॉस्ट, मैं केंद्र का शेयर और जानना चाहूंगा, केंद्र का शेयर कितना है बेटा?
58, बहुत बढ़िया, 58.91 करोड़ तो टोटल हो गया। इसमें सेंट्रल शेयर कितना है? सेंट्रल शेयर केंद्र का हिस्सा, अभी की योजना प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण रूरल, हाँ जी, उसमें इन्होंने जो स्कीम के लिए टोटल पैसा रखा गया उसमें राज्यों का शेयर पूछा था, 1 लाख करोड़ के आसपास है शायद। अभी जो आपका एग्जाम हुआ था, आई थिंक आईबीपीएस पीओ क्लर्क था या आरआरबी पीओ क्लर्क, किसी एक में पूछा था, आई थिंक सो आईबीपीएस पीओ में पूछा था ये, या मे बी क्लर्क में, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन क्वेश्चन सवाल यही था मेरे भाई। अब यही मैं पूछ रहा हूं कि इसमें केंद्र का शेयर कितना? 31.48 करोड़, बहुत बढ़िया। ये जो अमाउंट लिखा हुआ है ना, ये केंद्र का शेयर, अगर मैं यह लिख देता टोटल कॉस्ट जो अप्रूव की गई उसमें सेंट्रल शेयर कितना है, तो आंसर बदल जाता, 31.48 करोड़ हो जाता। ओके, वर्ल्ड बैंक ने भी यूपी का जो एग्री प्रोजेक्ट है उसके लिए कितना अमाउंट अप्रूव किया है? ये कह रहे हैं कि किसानों की आय को बढ़ाना है, उसके लिए जो यूपी एग्रीज प्रोजेक्ट है इसके लिए विश्व बैंक पैसा दे रहा है। विश्व बैंक कितना पैसा दे रहा है मेरे भाई? वर्ल्ड बैंक, एक हम लोगों ने स्कीम की थी, बीमा सखी स्कीम, अगर आपको याद हो, एलआईसी की। ओके, वो स्कीम मेरे दोस्त प्लीज 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 सभी लोग कवर कर लेना, बहुत न्यूज में चल रही है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। इवन आई थिंक 1.25 लाख बच्चों ने उस स्कीम को देख भी लिया है, तो जब समय मिले तब मेरे दोस्त उस स्कीम को जरूर देख लेना। ओके, 325 या 315, ऑप्शन ही नहीं है, 315, 325 बेटा, 325.10 ओके मिलियन यूएसए डॉलर। फिच ने 24-25 के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट का प्रोजेक्शन कितना किया है? आईबीपीएस पीओ मेंस क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट। ओके, फिच ने मेरे भाई 24-25 के लिए जीडीपी का अनुमान कितना किया? जीडीपी मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कितना अनुमान किया है? हरियाणा के पानीपत से लॉन्च की गई थी, हाँ जी, बहुत बढ़िया। सिक्स 6.6 या 6.4 या 6.5, आई थिंक 6.5, 6.5 था यार, है आंसर क्या होगा? 6.4 था, अच्छा 6.5 25-26 के लिए था, मैं यार भूल जाता हूं यार। ठीक है, 24-25 के लिए हो गया आपका 6.4% और 25-26 के लिए हो गया 6.5%। ठीक है, नेक्स्ट, दिसंबर 2024 में किस पाकिस्तानी ऑलराउंडर ने अभी रिसेंट में, मतलब रिसेंट क्या, ये वर्ड हटाओ, दिसंबर 2024 में विच पाकिस्तान ऑलराउंडर अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट? इवन ये नहीं, इनके अलावा एक और मैं आज न्यूज पढ़ाने जा रहा हूं, एक और ऑलराउंडर है उसका रिटायरमेंट हुआ है, ऑलराउंडर क्या, बॉलर बोलूंगा, और वो भी पाकिस्तान से ही है, इनका नाम है इमाद वसीम। ओके, इमाद वसीम, इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया इन्होंने। ओके, रोमानिया और बुल्गारिया दो देश है, रोमानिया कैपिटल बुचारेस्ट करेंसी ल्यू, बुल्गारिया कैपिटल सोफिया करेंसी लेव। ओके, ये दोनों यूरोपियन यूनियन का, ये जो शेंगेन एरिया है इसको ज्वाइन करने जा रहे हैं। मैंने पूछा है कि ये कब से ज्वाइन करेंगे, कब से? एक वो एरिया है जिसको हम बोलते हैं फ्री ट्रैवल जोन है यूरोप में, जिसमें कि लोगों को अलाउ किया जाता है कि आप इधर से उधर जा सकते हैं विदाउट बॉर्डर कंट्रोल। ओके, शेंगेन एरिया ये दो देश कब से ज्वाइन करने जा रहे हैं? इमाद वसीम ही तो है, इमाद वसीम, हाँ जी, ये 1 जनवरी 2025 से ज्वाइन करने जा रहे हैं, 1 जनवरी 2025 से। ओके, दो इंडियन यूनिवर्सिटीज हैं, इनको अभी गोल्ड कैटेगरी में प्लेस किया गया टाइम्स हायर एजुकेशन ऑनलाइन लर्निंग रैंकिंग 2024 में। अब ये जो टाइम हायर एजुकेशन ऑनलाइन लर्निंग रैंकिंग 2024 है, इसमें गोल्ड कैटेगरी में प्लेस की गई दो इंडियन यूनिवर्सिटीज के नाम क्या है? दो इंडियन यूनिवर्सिटीज के नाम क्या है? ये सब डिटेल में पढ़ चुके सैटरडे को, तो जिन्होंने सैटरडे का सेशन मिस किया उसको एक बार देख लेना, उसमें आपके समझ में आ जाएगा। आज हम लोग 2 बजे जुड़ेंगे बेटा, बेस्ट 100 एमसीक्यू लेकर आ रहा हूं मैं। ठीक है, बेस्ट 100 एमसीक्यू 1 से लेकर 15 दिसंबर तक के, आज 2 बजे यूट्यूब पे होगा मेरे दोस्त। ओके, फ्री आप लोगों को जुड़ना है 2 बजे, अभी इवेंट लगा नहीं है, वो लग जाएगा, आपको दिख जाएगा। बस कोशिश करिएगा कि आज 2 बजे के इवेंट में, 2 बजे के सेशन में यूट्यूब पे, भले नोटिफिकेशन आए ना आए, आपको 2 बजे आना है। ओके, रिमाइंडर सेट कर लेना अपने वॉच में, ठीक है, अपने लैपटॉप के कैलेंडर में, जहां पर भी करो एक बार रिमाइंडर सेट कर लेना कि हाँ जी हमें आना है। ओके, यहां पर 2 है, एक है MRIIRS OP जिंदल यूनिवर्सिटी, MRIIRS OP जिंदल यूनिवर्सिटी, 2 यूनिवर्सिटी में, एक हो गई आपकी ये मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ
रिसर्च स्टडी एंड ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी। इसके अलावा एक को सिल्वर प्लेस दिया गया है, सिल्वर प्लेस में यहां पर इकलौती इंडियन यूनिवर्सिटी है सुलूनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट सर्विसेज। ओके ठीक है भाई, 2 बजे बेटा 2 PM यूट्यूब पे। ओके नेक्स्ट, विच इंडियन सिटी हैज बीन रैंक्ड 5th इन टेस्ट एटलस 100 बेस्ट फूड सिटीज इन द वर्ल्ड रैंकिंग। तो 100 बेस्ट फूड सिटीज इन वर्ल्ड रैंकिंग टेस्ट एटलस की रैंकिंग रही। इसमें टॉप 5 में शुरुआत के 4 इटली के रहे थे, 5वें नंबर पे अपना मुंबई रहा था। ओके तो वही मैंने पूछा कि किस इंडियन सिटी को 5वें स्थान दिया गया, तो मुंबई को दिया गया है। अब ये टॉप 5 में एक बार रिवीजन कर लेते हैं। एक तो रहा था नेपल्स, एक मिलन, ओके, एक बोलोगना, ये तीनों इटली के, चौथा भी इटली का फ्लोरेंस, 5वां मुंबई, छठा बेटा इटली की राजधानी रोम आ गया, फिर पेरिस आ गया, फिर वियना, फिर ट्यूरिन, फिर ओसाका। ओके इसमें से हो सकता है वो पूछ ले कि ये बताइए इटली के कौन से नहीं थे, ये इटली के मतलब इटली के अलावा और कौन कौन से शहर टॉप 10 में थे। तो बड़ा इजी होगा ये क्वेश्चन फ्रेम करना, देखने में लगेगा बड़ा टफ, अरे भाई यार टॉप 10 के क्वेश्चन पूछ रहा है, ये तो एग्जामिनर पगला गया है, ये तो सोता है पता नहीं क्या पेपर सेट करके है, एग्जामिनर बिल्कुल ऐसा है कि लगा के सोया हुआ है, मतलब ऐसा पेपर सेट कर रहा है, टॉप 10 पूछ रहा है। भाई इस टॉप 10 को इजीली फ्रेम किया जा सकता है इस वाले को, क्योंकि भाई मैक्सिमम शहर इटली के, तो वो पूछ लेगा अच्छा बताओ टॉप 10 में इसमें कौन सा है या नहीं है मेरे भाई। समझना, गजब क्वेश्चन बन सकता है यहां से, तो प्लीज इस पर फोकस करना, इसका तो एटलीस्ट टॉप 10 पढ़ के चलना। ओके दिसंबर 2024 में किस फैमिली ने अभी ब्लूमबर्ग के वर्ल्ड रिचेस्ट फैमिली 2024 की लिस्ट को टॉप किया है? ब्लूमबर्ग की वर्ल्ड की रिचेस्ट फैमिली की बात करो, रिचेस्ट पर्सन की बात नहीं कर रहा हूं मेरे भाई, रिचेस्ट फैमिली, रिचेस्ट फैमिली, रिचेस्ट फैमिली, रिचेस्ट फैमिली मेरे भाई। करंट अफेयर के नोट्स बनाने हैं कि अभी बेटा कुछ नहीं बनाने, तसल्ली से यूं हाथ बांध के बैठ जाओ और सुनते रहना, पहले समझने की तो कोशिश करो। सर पीडीएफ भी मिलेगा, बस तू पीडीएफ करता रही हो। तुम हमसे मोहब्बत करते हो? हाँ हम तुमसे मोहब्बत करते हैं। तुम हमसे मोहब्बत करती हो? हाँ हम तुमसे। हमें नोट्स बना के दोगी? कैसे नोट्स बना के दोगे? अरे क्या तुम हमें नोट्स बना के दोगे? हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं नोट्स बना के देंगे, हम लिखेंगे पूरे दिन। हमने तुमको सुबह गुड मॉर्निंग बोला, हाँ ठीक, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग में लव वाला इमोजी भी था, स्माइली भी किया था, पूरे नोट्स में लिखेंगे। तुमने ब्रेकफास्ट किया, ये लिखित में है ना, शाम हुआ करे तब पीडीएफ क्यों नहीं मांगते हो? मांगा करो, आज की पीडीएफ नहीं आपने हमें दी है, वहां भी पीडीएफ मांगो, हर जगह पीडीएफ पीडीएफ। अरे देख तसल्ली से कुछ चीजें बिना नोट्स के भी कर लिया करो, उसके बाद धीरे धीरे हौले हौले, धीरे धीरे हौले हौले उसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे। हर जगह बस पीडीएफ। वॉल्टन परिवार बेटा, कौन सा परिवार? वॉल्टन। टॉप 5 में आप देखोगे पहले पे है वॉल्टन ऑफ वॉलमार्ट फैमिली, ओके, दूसरे पे अल नयान फैमिली, तीसरे पे अल थानी फैमिली, चौथे पे मेरे भाई यहां पर हेरमेस फैमिली और 5वें कोच फैमिली। टॉप 5 एटलीस्ट पता होने चाहिए। कंजर्वेशन इंडेक्स पूछा था शायद, एनर्जी कंजर्वेशन इंडेक्स पूछा था, उसमें पूछा टॉप 5 में कौन सा नहीं है, तो ये आपको टॉप 5 पता होने चाहिए भाई। ठीक है, अपने यहां से अगर इंडियन में देखें तो 8वें नंबर पे अंबानी फैमिली रही थी, मिस्त्री फैमिली रही थी 23वें नंबर पे। ओके ये दोनों चीजें याद रखनी है। ऑल क्लियर बेटा? आगे बढ़ते। इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी ये कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी एक मैंने पीडीएफ दी थी नवंबर की 200 एमसीक्यूज की, उसके बारे में बताना आपका व्यू क्या रहा। जो 200 एमसीक्यू स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यू रहे थे, ठीक है, 200 एमसीक्यू स्टेटमेंट बेस्ड, वन लाइनर नहीं, स्टेटमेंट बेस्ड थे। उनका मेरे दोस्त मेरे को बताना कैसा आपको लगा, अभी तक उसमें क्या एरर है। मैंने बच्चों से एक चीज और कही थी कि आप मेरे को ना ये सजेस्ट और करना कि ये और बताना कि किस एमसीक्यू में कोई एरर है, क्योंकि वो मैंने पायलट बेसिस पे लॉन्च किया है, उसमें जो भी कमियां होंगी उन कमियों को जानेंगे और उसके बेसिस पे फिर उसको फुल फ्लैज लॉन्च करेंगे हम लोग। ओके यहां पर आंसर बनेगा 12 दिसंबर, ओके 12th ऑफ दिसंबर। ये सब सैटरडे की न्यूज रही थी, सैटरडे खत्म, फ्राइडे के 5 एमसीक्यूज और करेंगे। इंडियन ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है जिसको कि वाडा ने अप्रूव किया था एज एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट? क्योंकि हम लोगों ने फ्राइडे के सिर्फ 10 ही एमसीक्यू किए थे, न्यूज ज्यादा थी, तो उनको भी बैकलॉग को कंप्लीट करते हैं अपने। वो इंडियन ऑर्गेनाइजेशन कौन है जिसको वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने अभी अलाउ किया कि आप एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट के तौर पे काम कर सकते हैं, तो ये एनडीटीएल है। ओके इस न्यूज में मेरे से एक छोटी सी गलती हुई थी, वो गलती मैं सुधारूंगा अभी, पहले इसको पढ़ते हैं यहां से, इस एमसीक्यू को अटेम्प्ट करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डी गुकेश
एंड वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप। अभी वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप हुई थी, सिंगापुर में रही थी। डी गुकेश भाई हैं, उन्होंने इस टाइटल को अपने नाम किया है। 4 स्टेटमेंट है, उसके बेसिस पर मुझे बताइए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा आंसर बनेगा। ओके, पीडीएफ मिलता है बेटा एक टेलीग्राम ग्रुप पे, जीए बाय आशीष गौतम। 1,15,000 से ज्यादा इसमें स्टूडेंट है। ओके, इसको ज्वाइन कर लेना। भाई वो 200 एमसीक्यू की पीडीएफ आप ऐसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। अड्डा 24/7 हमारी एप्लीकेशन में जब आप जाएंगे तो एक सेक्शन होता है फ्री पीडीएफ का। ओके, उसमें भी आपको मिल जाएगी। वो इंग्लिश की अलग है 200 एमसीक्यू की, हिंदी की अलग है। ठीक है, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई। अब ये कहेंगे फर्स्ट एंड सेकंड ही क्यों, थर्ड एंड फोर्थ क्यों नहीं है, वो बताता हूं। डी गुकेश यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन है। 18 वर्ष की उम्र में इन्होंने डिंग लिरेन को हराया था, जो कि चाइना के। करेक्ट है। गुकेश सेकंड इंडियन है जिन्होंने इस टाइटल को जीता है विश्वनाथ आनंद साहब के बाद, ये भी करेक्ट है। 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन विश्वनाथ आनंद साहब अपना वर्ल्ड टाइटल 2010 में मैग्नस कार्लसन से नहीं हारे थे, 2013 में हारे थे। मैंने लाइन बोल दी थी गलती से ये कि 2013 इनका लास्ट टाइटल रहा था। 2013 में ये हारे थे लास्ट टाइम, मतलब जो ये हारे थे वो इनसे हारे थे, मैग्नस कार्लसन से 2013 में। ओके, ये अपना इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि राइट आंसर बनेगा 2013 बजाय 2010 ऑप्शन में मैंने दिया है। गुकेश से पहले गैरी कैसरोव जो है ये यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन थे 20 साल की उम्र में, नहीं 22 साल की उम्र में। तो ये भी इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट, सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड अपना करेक्ट बनेगा। ओके भाई, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट ये देख लीजिए। डी गुकेश यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन, 18 वर्ष की उम्र में इनको हराकर ये टाइटल अपने नाम किया है। विश्वनाथ आनंद साहब के बाद सेकंड इंडियन है। मैग्नस कार्लसन से आनंद साहब 2013 में हारे थे मेरे भाई। ओके, टाइटल इन्होंने गंवाया था अपना। और गुकेश साहब का गुकेश इस टाइटल के साथ 18 वर्ष की उम्र में 18th वर्ल्ड चेस चैंपियन बन गए हैं। रशिया के गैरी कैस्पेरोव थे, उन्होंने 22 साल की उम्र में ये टाइटल अपने नाम किया था। तब तक यंगेस्ट का जो मतलब यंगेस्ट का टाइटल था कि यंगेस्ट बंदा कौन है जिसने टाइटल अपने नाम किया, तो वो इनके नाम था। अब किसके नाम है, डी गुकेश के नाम है। ओके, हु हैज बीन अवॉर्डेड द ऑनररी जनरल रैंक ऑफ इंडियन आर्मी बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। तो अभी द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, जो अपनी राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा जो ऑनररी रैंक है, जनरल रैंक है इंडियन आर्मी की, वो किसको दी गई है, तो इनका नाम है अशोक राज सिगडेल। ओके, अशोक राज सिगदेल। डन। नेक्स्ट, बुक ऑन जी जिनपिंग हाउ जी मार्क्स नेशनलिज्म इज शेपिंग चाइना इन द वर्ल्ड इज ऑथर्ड बाय हुम। इस पुस्तक के लेखक कौन है, ऑन जी जिनपिंग। स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यूज है ना, उनकी प्रैक्टिस करना शुरू करो। हमें मजा नहीं आता है, हमसे मेरा मतलब मैं आपकी यहां पर बात कर रहा हूं, मजा नहीं आता है क्योंकि वहां पर थोड़ा दिमाग लगता है। जहां मजा आता है वहां पर हम बहुत खुश होते हैं, यस वन लाइनर, टिक 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 टिक, खट 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 खट, फटाफट हो गया। जहां थोड़ा पॉज लेना पड़ेगा, तसल्ली से ऑप्शंस को पढ़ना पड़ेगा, वहां हम लोगों को कहीं ना कहीं घबराहट होती है, एंजाइटी होती है। तो भाई अभी से आदत बना लो, एग्जाम में आपको मिलेंगे वही एमसीक्यूज। ओके, तो यहां पर अपना आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1, कैबिन रूड, इनके द्वारा इस किताब को लिखा गया है। ओके, अब इन 19 सवालों में आपका स्कोर क्या है, आराम से वीडियो कंप्लीट होने के बाद बताइएगा। आउट ऑफ 19 आपका स्कोर क्या है, हमें खुद पता चल जाएगा हम कितने पानी में हैं। 2 और किताबें यहां पर। ओके, प्रत्युष ऑन ब्यूटी द सिनेमा ऑफ संजय लीला भंसाली। ओके, ऑन ब्यूटी द सिनेमा ऑफ संजय लीला भंसाली। एक है विश्व शास्त्र इंडिया एंड द वर्ल्ड। ओके, विश्व शास्त्र इंडिया एंड वर्ल्ड, ध्रुव जयशंकर। ओके, ध्रुव जयशंकर। जयशंकर से मुझे याद आया, जो अपने विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर साहब, उन्होंने अभी अपनी सेकंड बुक लॉन्च की थी। पहली चीज इंडिया, मतलब फर्स्ट इंडिया कह रहा हूं, फर्स्ट बुक एंड सेकंड बुक दोनों के आपको नाम बताने, ये अपने होमवर्क में लिख लेना। ओके, फर्स्ट बुक एस जयशंकर साहब की कौन सी थी, जब उन्होंने ये दूसरी लॉन्च करी, दूसरी का नाम क्या है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जॉर्जिया एक्स फुटबॉलर है मिखाइल कावे लाशविली। आहा, नाम देखिए, कावे लाशविली। ओके, तो ये तो याद हो जाएगा बेटा। ठीक है, कावे लाशविली। ओके, मिखाइल कावे लाशविली पूर्व फुटबॉलर है और इनका निधन हो गया। नहीं भाई, ये राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। ऐसे न्यूज पढ़ते ना, एक्स फुटबॉलर या ये वो, तो ऐसा लगता आगे होगा पास अवे,
है, बट इसमें पास अवे नहीं है भाई, इनको राष्ट्रपति चुन लिया गया है। अब मुझे एक न्यूज याद आ रही है, जब हम लोग पढ़ते थे ना, तो उसमें एक क्वेश्चन आया था इस तरीके से कि एक व्यक्ति है फलाने फलाने किसी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बने हैं, और उनसे रिलेटेड था कि वो इसके मतलब वो है क्या, बाय प्रोफेशन वो क्या है, मतलब वो इससे पहले किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे। जैसे हमारे देश में कोई अगर चुनाव जीत कर आता है और कहीं एमपी बन जाए, एमपी के अलावा मेरे दोस्त कहीं वो एमएलए बन जाए, और उनके पास कोई मंत्रालय आ जाए और पूछ लें कि इससे पहले वो क्या थे, वो किसी मैं सेक्रेटरी के तौर पे काम कर रहे थे, समझ रहे हैं इस तरीके से। यहां तो लिखा हुआ है एक्स फुटबॉलर, तो कैसे नहीं मेरे दोस्त एग्जामिनर पूछेगा। ओके, फॉर्मर मैनचेस्टर सिटी फुटबॉलर है, इनको अपॉइंट किया गया है। ही इज फ्रॉम जॉर्जियन ड्रीम पार्टी। ओके, एंड जॉर्जिया की कैपिटल है टिबिलिसी। टिबिलिसी, करेंसी यहां पर चलती है लारी। ओके, लारी, टिबिलिसी करेंसी लारी। ओके, नेक्स्ट बेटा, न्यूज ऑफ द डे। अब आप कहोगे इतनी मतलब अपॉइंटमेंट को न्यूज ऑफ द डे बोल रहे हो? हाँ जी, अपॉइंटमेंट ही न्यूज ऑफ द डे है। यहां पर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा बैड बैंक का, जिसको हम लोग बोलते हैं NARCL, नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। अब असल में हुआ क्या है, जो एसबीआई के चीफ साहब है, CS सेठी साहब है, CS सेठी साहब हर तीसरे दिन न्यूज़पेपर में आके बोलने लगते हैं कि हम 500 ब्रांच ओपन करने जा रहे हैं, 500 ब्रांच ओपन करने जा रहे हैं, 500 ब्रांच ओपन करने जा रहे हैं। और हम लोग आके बताते रहते हैं कि सर देखो ये ब्रेकिंग न्यूज फ्रॉम एसबीआई, ब्रेकिंग न्यूज फ्रॉम एसबीआई, ब्रेकिंग न्यूज फ्रॉम एसबीआई, 500 ब्रांच ओपन होने वाली है। फिर हम उसकी मेरे दोस्त उसमें रीजनिंग लगाते हैं कि 500 ब्रांच ओपन होने का मतलब ये है कि भाई साहब इस बार वैकेंसीज इतनी आने वाली है कि देश की बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, मतलब कम हो जाएगी मेरे भाई, खत्म तो नहीं हो सकती, कम हो जाएगी, ठीक है। बट ऐसा कुछ है ही नहीं, एसबीआई से ज्यादा मेरे दोस्त मतलब बेपरवाह कहूंगा मैं, ठीक है। जो परवाह करते हैं वो आप और हम हो सकते हैं एक दूसरे के लिए, लेकिन मेरे भाई बेपरवाह ये है, अभी तक वैकेंसी नहीं इसने निकाली है। तो ऐसे में एसबीआई काफी हाईलाइटेड चल रहा है। एसबीआई की चीफ साहब फिर से हाईलाइटेड हो गए हैं, इनकी अध्यक्षता में कमेटी बना दी गई है। साहब का नाम है CS सेट्टी। ओके, CS सेट्टी। तो एसबीआई के चीफ CS सेट्टी साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है, जो कि फ्रेश लिस्ट ऑफ अकाउंट रिकमेंड करेगी फॉर NARCL, नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। ओके, डन, क्लियर है बेटा? चलिए इसको समझते हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत है। ओके, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। उसने कहा है कि हम एक कमेटी बनाने जा रहे हैं। बहुत बढ़िया भैया जी, बनाइए कमेटी, गजब कमेटी बनाइए। किसकी अध्यक्षता में कमेटी बनाएंगे? CS सेट्टी साहब की अध्यक्षता में कमेटी बनाएंगे। अब इस कमेटी का काम क्या होगा? ये कमेटी को बोला गया है कि आप एक नई लिस्ट तैयार करिए, ठीक है। नई लिस्ट को नाम दिया इन्होंने फ्रेश लिस्ट। किसकी फ्रेश लिस्ट बनाइए? अकाउंट की फ्रेश लिस्ट बनाइए, जो कि ट्रांसफर होने हैं नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड को, यानी बैड बैंक को। बात समझ में आ रही है बेटा? क्लियर है? पहले समझाता हूं उसके कॉन्सेप्ट को, तब ये न्यूज समझ में आएगी। एक मूवी है साउथ की, मैं हमेशा उसका एग्जांपल देता हूं, जिसमें एक बहुत बड़े स्टार हैं नागार्जुन साहब, और एक मूवी करते हैं। उस मूवी में वो एक किरदार निभाते हैं, शायद डॉन नंबर 1 है या खिलाड़ी नंबर 1 है, ऐसे करके मूवी का नाम है। और रघु रोकड़ा का वो किरदार निभाते हैं, ठीक है। रघु रोकड़ा का किरदार में होता क्या है कि वो एक ऐसा काम करते हैं, जैसे कि कोई क्रेडिट कार्ड वगैरह ले लेता है, उसका पेमेंट नहीं करता, तो वो फिर कंपनी होती क्रेडिट कार्ड कंपनी, वो गुंडों को हायर करती है। अब वो किरदार निभा रहे होते रघु रोकड़ा भाई, और वो जाते हैं और वो उन कंपनी के लिए पैसा कलेक्ट करके लेकर आते हैं। तो दो चार जो चिरकुट होते हैं वो सर्विसेज का तो इस्तेमाल कर लेते हैं, बट उसका पेमेंट नहीं करते। तो रघु रोकड़ा के पास जाती है क्रेडिट कार्ड कंपनी, अरे प्रभु एक काम करो ना प्लीज, हमारा पैसा लाके दो। वो कहते हैं कि हमें क्या मिलेगा भैया, आपको बताइए क्या चाहिए। तो अपने को अपना मेरे दोस्त कमीशन चाहिए, तो वो अपना एक कमीशन कट करते हैं और फिर इनको यहां पर पेमेंट कर देते हैं। मैंने देखी है किंग नंबर 1, हाँ मेरे भाई है।
किंग नंबर वन। भाई पहली बार मैंने साउथ की वाली मूवी देखी थी ना, तो उसमें मूवी में मतलब साउथ की मूवी देखना इनिशियली शुरू किया था तो बड़ी बढ़िया लगती थी। यूं करके पैर से धुआं उठा देते थे, यूं किया 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 और यूं धुआं फेंक दिया मेरे भाई, सामने वाली पार्टी उड़ गई। फिर इधर पैर से यूं गोला गोला घुमाया मेरे भाई, यूं फेंक दिया। मैंने गजब मूवी है भाई, बॉलीवुड फेल हो जाएगा आज। देखो बॉलीवुड दूर दूर तक नहीं दिख रहा है मेरे भाई, उन्हें ना यूं घुमा के बॉलीवुड को दे दिया। चल भाई उड़ जा हवा में। इधर आ जाते हैं मुद्दे की बात पे। अब देखो बैंक क्या है ना, बैंक्स के पास एक चीज है कि वो पैसा अपना उधार देते हैं, ओके, लोन के तौर पे पैसा देते हैं। अब वो पैसा उनका रिकवर होकर नहीं आता है तो हम लोग बोलते हैं कि भाई अगर इंस्टॉलमेंट ड्यू हो जाती है तो वो एनपी हो गया, ओके, बैड लोन बोल देते हैं हम लोग उसको, जो रिकवर हम लोग नहीं कर पा रहे, एनपी हो गया, नॉन परफॉर्मिंग असेट हो गई है। अब इनकी रिकवरी के लिए हम लोग जाते हैं किसके पास, जो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज होती है ना उनके पास। ये फिर बैंक को रिकवर करके पैसा देते हैं। अब इन्हीं असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में एक नई कंपनी बनी थी, इसका नाम है नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। अब ये मेरे भाई जो नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड है, ये क्या करती है कि इन बैंक से एनपीए खरीदती है। 100 रुपए का फॉर एग्जांपल खरीद लिया तो 15% तो इनको ये कैश दे देती है और बाकी 85% के लिए ये एक सिक्योरिटी रिसिप्ट दे दी है। जो बच्चा मेरे से सारथी बैच में पढ़ा होगा, मैंने काफी डिटेल में इसको एक्सप्लेन कर रखा है कि एनएआरसीएल क्या होता है, ये सिक्योरिटी रिसिप्ट क्या होता है, कैश क्या होता है, पूरा हम लोगों ने सिस्टम समझ रखा है। अगर नहीं भी पढ़ा फिर समझ लेना, बहुत बेसिक से। बैंक है, बैंक ने लोन दिया, लोन की रिकवरी नहीं हो पा रही है, लोन का पैसा उनको टाइम से नहीं मिल रहा है, बैंक उसको एनपीए डिक्लेयर कर देता है। फिर आगे मेरे दोस्त तमाम चीजें आती हैं और बैंक को पता चल गया कि ये पैसा हमारा नहीं लौट कर आ रहा है। तो अब वो यहां पर किसके पास जाते हैं, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी किसके पास, इनको अपना लोन दे देते हैं, ओके, या नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के पास जाते हैं, इनको अपना लोन दे देते हैं कि भैया जी इससे हमारा रिकवरी नहीं हो रही, आप इसे रिकवर करके लेकर आइए, आम भाषा में समझें। अब एनएआरसीएल कहता है 15% 100 रुपए में से तो आप ये पकड़ो कैश में, और बाकी 85% का वो दे देते सिक्योरिटी रिसिप्ट मेरे भाई, कि भाई जैसे ही रिकवर होगा तब आपको इसके बदले में पैसा मिल जाएगा, ओके। अब एसबीआई के जो चेयरमैन है सीएस शेट्टी साहब, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है जो कि एक नई लिस्ट यहां पर एनएआरसीएल को देगी, फ्रेश लिस्ट यहां पर देगी कि कौन कौन से जो है ट्रांसफर किए जाने हैं इनको, ओके। ये यहां पर ये डिसाइड करेंगे। क्लियर बेटा? डन डन। अभी तक एनएआरसीएल की, जो कि एनएआरसीएल आपका मिड 2021 में सीन में आया था, उसने 22 अकाउंट एक्वायर किए हैं 95,711 करोड़ रुपए एक्सपोजर के, ओके। 95,711 करोड़ के इन्होंने 22 अकाउंट अभी तक एक्वायर किए हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री का टारगेट है कि मार्च 2025 तक 1 लाख करोड़ के असेट को ट्रांसफर किया जाए। कौन सी असेट को? स्ट्रेस्ड जो असेट है उनको ट्रांसफर किया जाए, ओके। कितने की? 1 लाख करोड़ की। किसको? नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड को। इतने का टारगेट सेट करके बैठे हुए हैं। ये कहते हैं कि 22 अकाउंट हमने अभी तक खरीद लिए हैं, ओके। और अब यहां पर इनकी अध्यक्षता में कमेटी बना दी गई है, जो कमेटी मेरे दोस्त डिसाइड करेगी कि कौन कौन सी इस लिस्ट में अकाउंट आने वाले हैं, ओके। इंडिया में एनएआरसीएल जो लोन एक्वायर करती है उसमें 15% का पैसा तो वो कैश में दे देती है, बाकी के बदले वो गवर्नमेंट गारंटी देती है। इसमें एक कॉन्सेप्ट और है, थोड़ा अगर समझ में आए तो बहुत बढ़िया है, नहीं समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसके लिए आराम से डिटेल में पढ़ना होता है। अब ये जो सिक्योरिटी रिसिप्ट ऑफर करते हैं यहां पर, इनको देते हैं, बैंक्स को देते हैं। अब हो सकता है कि सिक्योरिटी रिसिप्ट के अगेंस्ट में या जो पैसा वो रिकवर करने गए उतना पैसा रिकवर ही ना हो पाए। अब पैसा कम रिकवर हो पाए, फिर सोचिए आपने मेरे से कहा कि गुरुजी आइए हमें ना ये 100 एमसीक्यू कराइए, मैं आपको 50 एमसीक्यू करा के चला जाऊं। अब आपको 50 का दुख नहीं होगा? हाँ क्यों नहीं दुख होगा, बहुत दुख होगा, ठीक है। अब ऐसे ही मैं बोलूं कि मैं 2 बजे आऊंगा, 100 एमसीक्यू लेकर आऊंगा, मैं नहीं आऊं मेरे भाई, आपको दुख होगा कि नहीं होगा? हाँ गुरुजी बहुत दुख होगा। तो ऐसे ही यहां पर जब बैंक ने इनको अपना ये जो एनपीए बेच दिया या फिर स्ट्रेस्ड असेट लोन जो है वो बेच दिया, स्ट्रेस असेट बेच दी, तो उसमें इन्होंने 15% तो कैश में दे दिया, 85% के लिए इन्होंने बोल दिया कि सिक्योरिटी रिसीट हम उसके अगेंस्ट में ऑफर कर रहे हैं। अब इस 85 के बदले अगर 80 आ रहा है, 75 आ रहा है, 70 आ रहा है, फिर क्या होगा? तो उस केस में यहां पर गवर्नमेंट ने गारंटी दे रखी है, गवर्नमेंट गारंटी 30,000 करोड़ की, कि अगर कम हुआ तो उसकी भरपाई हम यहां से करेंगे, ओके। गवर्नमेंट गारंटी है 30,000 करोड़ की, 30,000 करोड़ की।
बात समझ में आ रही बेटा? ठीक है, चलो अगर बढ़िया लगे, समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो थोड़ा बहुत तो क्लियर हुआ होगा, 10% 15%। आप न्यूज पर फोकस करिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ऐसा है जिसमें आराम से आपको एनपीए पहले समझना होगा, फिर रिकवरी समझना होगा, उसके बाद फिर एनएआरसीएल आईडीआरसीएल का संबंध समझना होगा कि ऑलरेडी एआरसी थी तो फिर एनएआरसीएल लाने की जरूरत क्या पड़ी, तमाम इसका बैकग्राउंड है। ओके, आई होप ओवरव्यू क्लियर होगा बेटा। नेक्स्ट, इंडियन गवर्नमेंट ने अभी कुछ पैसा और मिल गया, मतलब अब देखो एडीबी से पैसा ले रहे थे, कब तक यार एडीबी से पैसा लेंगे? अब हमारी भी आंखों में शर्म है थोड़ी, तो हमने कहा एडीबी से पैसा नहीं लेंगे, किसी और से पैसा लेंगे। वर्ल्ड बैंक से कब तक पैसा लेंगे? पैसा 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 पैसा, हर टाइम पैसे ही लेते रहेंगे। तो यहां पर इंडियन गवर्नमेंट ने 3044 करोड़ रुपए लोन लिया है KfW बैंक से। ओके, जर्मन बैंक है, किसके लिए? बैंगलोर मेट्रो फेज 2 के लिए, बैंगलोर मेट्रो फेज 2 के लिए। ओके डन, समझते हैं इसको। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भाई गई, अरे भैया जी कुछ पैसे वैसे मिलेंगे क्या? अरे क्यों नहीं मिलेंगे, कितना पैसा चाहिए? अरे KfW जी बताइए कितना पैसा, मतलब KfW जी कहते बताइए कितना पैसा चाहिए। हमने बोला कि हमको 340 मिलियन चाहिए, 340 मिलियन यूरो चाहिए, 3044 करोड़ रुपए चाहिए बस। कितने बेटा? 3044 करोड़ रुपए चाहिए बस। इसका तो पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, 3044.54 करोड़, मतलब अगर 0.54 करोड़ बोले वो भी तो बड़ा अमाउंट होता है बेटा। 3044.54 करोड़ रुपीज यहां पर, 3044.54, हाँ अंग्रेज, गुड 3044.54 करोड़ बैंगलोर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए पैसा है, और 100% फाइनेंशियल क्लोजर हो चुका, मतलब जितने पैसे की जरूरत थी वो पैसा पूरा हमें इसके लिए मिल चुका है। असल में ये एडिशनल अमाउंट है, इसके अलावा भी हम और पैसा उठा चुके हैं। हम 9096 करोड़ रुपए जीका, JIC के, AFD, AIIB और EIB इनसे पैसा ले चुके हैं। तो BMRCL जो कि बैंगलोर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड है, उसने कहा है कि हमने इसमें 12,141 करोड़ रुपए की हमें नीड थी, जिसमें से 9096 करोड़ रुपए हमने JICA, AFD और AIIB और EIB से ले लिया है, और बाकी यहां पर 3044 करोड़ रुपए हमने KfW बैंक से उठा लिया है। बात समझ में आ रही है? सर ये लोन वापस कब करते हैं, ऐसी न्यूज क्यों नहीं आती? क्या पागल हो रहा भाई है? मतलब कैसी बात कर रहा है यार, शर्म नहीं आ रही तेरे को? वो वापस वाली न्यूज पढ़वाएगा एग्जामिनर, फिर पूछेगा हे प्रभु इसकी बात को मत सुनना, ये सुबह सुबह पगला गया है। मेरे लिए कष्ट, तेरे लिए कष्ट, मतलब पहले तो घर में आए, हा ठीक है, काम वाम किए मेरे भाई, और उसके बाद वापसी हो गई, तो आने को भी पढ़ो, जाने को भी पढ़ो, फिर उसमें भी ये पढ़ो कि अच्छा इतने पैसे का क्या इस्तेमाल हुआ, इतने पैसे का क्या इस्तेमाल हुआ। ऐसे कैसे भाई? ओ भाई प्रभु प्लीज मत सुन लेना इसकी कि कितना पैसा वापस हुआ वो भी पूछ लिया, ऐसी की तैसी हो जाएगी। नहीं, सिर्फ आने का याद रखो, इतना पैसा इससे आया, इसका पर्पस क्या है, ठीक है, इससे इस प्रोजेक्ट के लिए और पैसा किस किस से मिला है, इसको हमें पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट भाई, इंडिया का पहला मधुमेह बायो बैंक जो है वो चेन्नई में सेटअप हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट डायबिटीज बायो बैंक कहां पर सेटअप हो रहा है बेटा? चेन्नई में। क्लियर है? नेक्स्ट, तो देश का पहला डायबिटीज बायो बैंक, ठीक है, पॉपुलेशन बेस्ड जो बायोलॉजिकल सैंपल है वो सारे यहां पर रहेंगे। ओके, ये रिसर्च के लिए काम आएंगे सारी चीजें, पर्पस यही है कि साइंटिफिक रिसर्च को सपोर्ट किया जाए। तो इस तरीके की जो भी ये चीजें होती है ना, वो रिसर्च के ओरिएंटेड ही होती है, रिसर्च को लेकर ही होती है कि हाँ जी साइंटिफिक रिसर्च के लिए हम क्या कर रहे हैं, बायोलॉजिकल सैंपल जो पॉपुलेशन बेस्ड है उनकी एक रिपोजिटरी बनाए, जिसको हमने नाम दे दिया फर्स्ट डायबिटीज बायो बैंक। ओके, इसको चेन्नई में स्टैब्लिश किया गया है। किसने स्टैब्लिश किया? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने एंड मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन ने। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? क्लियर है? डन, चलो आगे बढ़ते हैं। Biobank has a blood sample from 2 ICMR funded study, ICMR India Diabetes Study 2008 से 2020 की, और रजिस्ट्री ऑफ पीपल विद डायबिटीज इन इंडिया एट यंग एज एट द ऑनसेट, ये दो यहाँ पर स्टडी रही है, वहां से ये सैंपल्स लिए गए। ओके, ये पढ़ सकते हैं, इसको सिर्फ इतना पढ़ो, उसका पर्पस का, कहां पर सेटअप हुआ है और किसने इसको सेटअप किया है। ओके, नेक्स्ट,
ये एक गजब की न्यूज आई है। जलवाहक, ओके, जलवाहक, जलवाहक मतलब कुछ पानी से रिलेटेड बात हो रही है, इसमें शिप दिख रही है तो उससे रिलेटेड कोई बात हो रही है, ओके। और कार्गो मतलब होता है कि दो तरीके की शिप होती है, एक लोगों को ले जाने के लिए और एक सामान को ले जाने के लिए। तो जो सामान को ले जाती है उनको बोलते हैं कार्गो शिप, और उन्हीं के लिए ये प्रोजेक्ट लेकर आए हैं। अब ये कहते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, मेरी कोई शिप है और मैं सामान को इधर से वहां ढो रहा हूं, वहां से यहां लेकर आ रहा हूं, तो मुझे ये इंसेंटिवाइज कर रहे हैं, इंसेंटिव दे रहे हैं कि अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको इंसेंटिव दिया जाएगा। बात समझ में आ रही है? वही ये है जलवाहक पॉलिसी जो लॉन्च की गई, जलवाहक इनिशिएटिव जो लॉन्च किया गया है। मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा, लेकिन अभी के लिए इसको काफी डिटेल में लेकर आया हूं, पहले यही समझ लेते हैं। तो गवर्नमेंट ने एक जलवाहक अनवील किया है, इसमें इनलैंड वाटरवेज है उसको बूस्ट करना है, अंतरदेशीय जो जलमार्ग है उसको बढ़ावा देने के लिए इसको सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। तसल्ली से सुनिएगा, न्यूज काफी इंपॉर्टेंट है, इसकी मैजिक स्लाइड भी है, फिर जब कंक्लूड करेंगे इस न्यूज को तो और एक बार फिर रिवाइज करेंगे, ओके। एक एक स्टेप लेते हैं। सबसे पहला स्टेप है कि भाई साहब कौन है जिन्होंने इसको लॉन्च किया है। तो अपने जो वाटरवेज मिनिस्टर है इनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल साहब, ओके, सर्बानंद सोनोवाल साहब। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग वाटरवेज देख रहे हैं, मतलब पतन जलमार्ग मंत्री है, ये पोत परिवहन जलमार्ग मंत्री, इनका नाम सर्बानंद सोनोवाल साहब है। इन्होंने एक मेजर पॉलिसी अनवील की है जिसको नाम दिया गया जलवाहक, ठीक है। किस चीज के लिए? कार्गो के प्रमोशन के लिए, सामान को जो लाया ले जाया जा रहा है उसके प्रमोशन के लिए, ओके। इंसेंटिवाइजिंग मूवमेंट है कार्गो के लिए। अब जो भी कंपनीज इसमें इन्वॉल्व होंगी उनको इंसेंटिवाइज किया जाएगा, ओके। अब नेशनल वाटरवेज 1 रिवर गंगा, नेशनल वाटरवेज 2 रिवर ब्रह्मपुत्र और नेशनल वाटरवेज 16 रिवर बराक, ओके। तो यहां से जो शिप जाएंगी उनके लिए कार्गो मूवमेंट के लिए यहां पर इंसेंटिव डिसाइड किया जा रहा है, उसके लिए एक पॉलिसी लॉन्च कर दी जिसको नाम दिया गया जलवाहक। किसने लॉन्च करी है? मंत्री जी ने करी है, सर्बानंद सोनोवाल इनका नाम है। नेक्स्ट, सोनोवाल साहब ने यहां पर जो कार्गो शिप है जिनको यूं 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 करके हरी झंडी दिखाते ना, हरी झंडी, इनकी फोटो लेकर नहीं आए, इन्होंने यूं करके हरी झंडी दिखाई थी मेरे भाई। तो उसमें शिप का नाम आप याद रखेंगे MBAAI, ओके, MB होमी भाभा, ओके, MB त्रिशूल, एंड दो यहां पर डंब बैरेज बार्ग बोलते हैं इसको हम लोग, दो डंब यहां पर लिखे होंगे बार्ज, ओके। इसका नाम था अजय एंड दीखू, ओके, और इसको कोलकाता से GR जेटी वहां से फ्लैग ऑफ किया था। इसमें कुछ है नहीं है, बस नाम थोड़े से कहीं ना कहीं MB लिखा हुआ है, अदरवाइज सिंपल है, न्यूज में कुछ नहीं है। यहां पर ये देख लो, अजय है, दीकू है, त्रिशूल है, होमी भाभा है, अगर ये पढ़ोगे तो बड़ा इजी लगेगा, लेकिन इसी में आगे लिखा हुआ है MBAAI या फिर MB होमी भाभा या फिर MB त्रिशूल, ठीक है, या फिर ये अजय और दीकू। मान लो सिंपल शब्दों में कुछ शिप हैं जिनको फ्लैग ऑफ किया था, हरी झंडी दिखाई गई थी इस जलवाहक फैसिलिटी को अनवील करने के लिए। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। अब इन शिप का एक फिक्स्ड शेड्यूल होगा, जैसे मेरी सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स क्लास का फिक्स शेड्यूल है मेरे भाई, आंधी हो तूफान हो क्लास तो अपनी होके रहेगी, वैसे ही यहां पर भी ये कहते हैं, मतलब यहां तो फिक्स शेड्यूल का मतलब है कि समय निर्धारित किया गया है, फिक्स शेड्यूल रहेगा कार्गो वेसल की सर्विसेज का फ्रॉम हल्दिया फॉर NW1 नेशनल वाटरवेज एंड NW2। ये कहते हैं कि जो फिक्स शेड्यूल सेलिंग सर्विस होगी ये कोलकाता पटना बनारस पटना कोलकाता के बीच में रहेगी NW1 पर, बिटवीन कोलकाता एंड गुवाहाटी, गुवाहाटी में भी कहां पर? पांडु, PANDU। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी होता जाएगा, टफ होता जाएगा, थोड़ा कनेक्ट करना पड़ेगा। हाँ जी, लॉन्च किया गया, पर्पस ये है, इन शिप को लॉन्च किया गया, अब ये किस रास्ते पर चलेंगी वो रास्ते यहां पर बताए जा रहे हैं, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, ये इनका फिक्स्ड शेड्यूल रहने वाला है, ओके। आगे बढ़ते हैं। ये कहते हैं कि कार्गो प्रमोशन स्कीम में डायरेक्ट इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा कार्गो ऑनर को, जो शिप के ऑनर होंगे, कार्गो ऑनर होंगे, उनको डायरेक्ट इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा ट्रांसपोर्ट करने के लिए गुड्स को ले जाने के लिए बाय इनलैंड वाटरवेज फॉर डिस्टेंस ऑफ मोर देन 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर से ज्यादा डिस्टेंस के लिए यहां पर इंसेंटिवाइज किया जाएगा, पैसा दिया जाएगा, ओके। अब आप किसी बैंक में पहुंच गए, आप सरकारी कर्मचारी बन गए, PO बन गए, क्लर्क बन गए, आपको बोला गया कि भाई आप अकाउंट तो ओपन कर ही रहे हैं, आप वहां पर कैश तो लोगों को दे ही रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, विड्रॉल दे रहे हैं, तो आप एक काम करिए कि आपको ना लोगों की पॉलिसी भी करनी है,
लोग आते हैं, आप उनको पॉलिसी चिपकाइए, मतलब उनको बताइए कि आपके लिए पॉलिसी कितनी इंपॉर्टेंट है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताइए। अगर आप 10 पॉलिसी करेंगे तो हर पॉलिसी पर हम आपको 50 नहीं 500 रुपए देंगे, 50 रुपए तो कम है, 500 रुपए देंगे। और 10 पॉलिसी अगर आप महीने का टारगेट पूरा कर लेते हैं तो आपको 5,000 रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, आपने अगर 50 पॉलिसी कर दी तो हम यही आपके 1,000 रुपए कर देंगे। तो ये है इंसेंटिव। इंसेंटिव का मतलब है आपको एक टारगेट दे दिया गया है, उस टारगेट को आपको अचीव करना है, टारगेट अचीव कर लेंगे तो आपको इंसेंटिवाइज किया जाएगा। वही यहां पर है, इनका टारगेट है कि इनको डिस्टेंस कवर करना है मोर देन 300 किलोमीटर, और 300 किलोमीटर से ज्यादा का डिस्टेंस कवर होगा बाय इनलैंड वाटरवेज गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो इनको यहां पर डायरेक्ट इंसेंटिव मिलेगा कार्गो ओनर्स को। यही है ये जलवाहक इनिशिएटिव। बात समझ में आई बेटा? क्लियर है? डन। आगे इन्होंने बोला कि ये जो इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इनलैंड एंड कोस्टल शिपिंग लिमिटेड है, ये इन दोनों की संयुक्त पहल है। ओके, और इन दोनों के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, इस इनिशिएटिव को लेकर आया गया। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या भारत की नोडल एजेंसी है वाटरवेज डेवलपमेंट के लिए, और ये जो इंडियन कोस्टल शिपिंग लिमिटेड है, ये शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी है। ठीक है, डन बेटा? सर बिना बताई कर देते हैं हम लोग पॉलिसी। गुड बेटा, वेल डन। बैंक में कोई इंसेंटिव नहीं है, एक्स्ट्रा काम है बेटा। जब नौकरी नहीं होती तब नौकरी चाहिए, जब नौकरी होती है तो काम ज्यादा है। राजा की गद्दी पे थोड़ी बैठना है कि 2 हवा करने वाले भी हमें मिलने चाहिए। मतलब नौकरी हमें तो पहले दिन से यह सिखाना चाहिए कि जीवन में संघर्ष है, संघर्ष का एक सब्जेक्ट होना चाहिए। रियलिटी बोल रहा हूं, पहली क्लास से एक चैप्टर होना चाहिए संघर्ष। जीवन में संघर्ष नाम का एक सब्जेक्ट हो, संघर्ष सब्जेक्ट में ही हम लोग पीएचडी कर रहे हो। हमें पता होना चाहिए, हमें हमेशा फूल दिखाए जाते हैं, कांटे दिखाए नहीं जाते। भाई जिंदगी में अगर ना इस चीज को नहीं समझोगे ना कि ये नो, मैं देखता हूं काफी बच्चे हैं जिनसे मेरा डिस्कशन होता है, जिनकी जॉब लग गई है, परेशान ही रहते। मैं यूट्यूब पे देखता हूं, वीडियो बनाएंगे बैंकर की लाइफ, और फिर बताएंगे कि रोते हुए बड़े परेशान है, 6 बजे के बाद भी काम करना पड़ता है। अरे भाई संडे तो फ्री मिला हुआ है, हॉलीडेज फ्री मिले हुए हैं, ठीक है, और बहुत सारे वर्किंग, भाई इससे भी ज्यादा टफ है। कभी जाके फोर्स की नौकरी देखी कितनी टफ होती है। लोगों को जब मिल जाता है तब उसकी वैल्यू नहीं करते, जब नहीं होता उसके लिए फिर मेरे दोस्त हर वैल्यू पे काम करने लगते हैं। पता नहीं कैसी कैसी स्थिति परिस्थिति में वो टूट जाते हैं। कभी टूटना नहीं चाहिए यार, काम मिला हुआ है, भगवान का आशीर्वाद मिला हुआ है, ये समझिए। ये जलवाहक स्कीम, जो जलवाहक स्कीम है ना, ये ऑफर करती है 35% का रिम्बर्समेंट। भाई आपने 100 रुपए खर्च करे तो 35 रुपए आपके वापस आ जाएंगे, टोटल जो भी आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर रहा होगा। ओके, जब आपने जो सामान है उसको ले गए होंगे ट्रांसपोर्टिंग कार्गो बाय दी वाटरवेज NW1, NW2, NW16। ओके, ये स्कीम 3 साल के लिए वैलिड है, 3 इयर्स के लिए वैलिड है। इसको एक बार तसल्ली से पढ़ लीजिए, ठीक है। सर काफी लोग हैं जो SBI क्लर्क से रिजाइन दे देते हैं। हाँ है भाई, बहुत सारे लोग रिजाइन दे देते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। हिम्मत टूट जाती है, सर हमसे हो नहीं रहा है। अरे तो ऑल्टरनेट क्या है, क्या चाहते हैं? मतलब ऐसा कौन सा काम है जहां मेहनत नहीं है? हर जगह मेहनत है, हर जगह मेहनत है। 9 घंटे 10 घंटे की ड्यूटी कहीं नहीं है। जी ये न्यूज बहुत लोडेड है, लोडेड नहीं, अच्छी न्यूज है, एग्जाम का सवाल है। स्कीम का नेम है जलवाहक, लॉन्च की थी मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग वाटरवेज ने, सर्बानंद सोनोवाल साहब ने। पर्पस क्या है कि जो कार्गो है उसके मूवमेंट को इंसेंटिवाइज किया जाए, ओके, बाय NW1, NW2 एंड NW16। हाईलाइट में यहां पर आ गया कौन कौन सी शिप है जिनको अनवील किया गया था, फ्लैग ऑफ किया गया था, उनके नाम आ गए यहाँ पर। होमी भाभा, MBAAI, त्रिशूल, डम बार्ज थे यहाँ पर अजय और दीकू। शेड्यूल्ड कार्गो शिप है, फिक्स शेड्यूल रहेगा यहाँ पर। कोलकाता पटना, बनारस पटना कोलकाता ऑन NW1 एंड कोलकाता पांडु गुवाहाटी NW2। ओके, पर इसके बाद यहां पर बोला है 300 किलोमीटर से ज्यादा का अगर इनलैंड वाटरवेज के थ्रू डिस्टेंस कवर होते तो इंसेंटिवाइज किया जाएगा कार्गो ऑनर को। और इवन ये तक बोला है कि जो आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर होगा उसमें आपका 35% आपको रिम्बर्स भी हो जाएगा, वापस भी हो जाएगा। ओके, इसमें कौन कौन सी अथॉरिटी इन्वॉल्व है? तो इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कि नोडल एजेंसी है भारत में वाटरवेज डेवलपमेंट के लिए। दूसरा एक शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की सब्सिडरी है इनलैंड एंड कोस्टल शिपिंग लिमिटेड। ये स्कीम 3 साल के लिए यहां पर वैलिड रहेगी। ओके,
इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो लेकर आऊंगा, इसको मुझे भी थोड़ा और गहराई से पढ़ना है, और पढ़ेंगे क्या पता और 4 फैक्ट मिल जाए तो एक अलग से, जैसे बीमा सखी योजना के ऊपर अलग से वीडियो किया था ना, वैसे 10 मिनट का एक वीडियो इसके ऊपर भी करेंगे। ओके, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आया था, अभी दिखाऊंगा आपको, अभी अभी का हाल फिलहाल का 4 एग्जाम हुए, आईबीपीएस पीओ क्लर्क, आरआरबी पीओ क्लर्क। एक जगह क्वेश्चन आए थे कि माउंट, मतलब एक ज्वालामुखी था मेरे दोस्त, वो एरप्ट हुआ था, उसका नाम पूछा था कि ये किस देश का। ओके, तो माउंट सेमेरू, ओके, ये ईस्ट जावा है इंडोनेशिया का, वहां पर इरप्ट हुआ है। तो माउंट सेमेरू लोकेटेड इंडोनेशिया के ईस्ट जावा प्रोविंस में। ओके, ईस्ट जावा प्रोविंस, ये 3676 मीटर हाई, मतलब इतनी की ऊंचाई पर है, इतना आप पढ़ सकते हो। ठीक है, इतना ऊंचा है। वन ऑफ द इंडोनेशिया 127 एक्टिव वॉल्केनोज, इंडोनेशिया के 127 एक्टिव वॉल्केनोज में से एक है। ये तो सिर्फ मैं समझाने के लिए पढ़ा रहा हूं कि यहाँ थोड़ा न्यूज दिमाग में रहे, अदरवाइज पहली लाइन ही अपने काम की थी। अब थोड़ा कनेक्ट करते हैं, नवंबर की बात है। नवंबर में क्या हुआ, एक माउंट लेवोतोबी लाकी लाकी है, ये भी इरप्ट हुआ था। ये पूछ लेगा इसका नाम कि ये किस देश का है, तो इंडोनेशिया का। ओके, इसके अलावा मई में एक इबू वॉल्केनो इरप्ट हुआ था, इबू, ये भी इंडोनेशिया में मेरे भाई। और माउंट रोआंग, ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन बना था, ये अप्रैल में इरप्ट हुआ था। ओके, अप्रैल में, तो अप्रैल में, फिर मई में, ओके, उसके बाद फिर नवंबर में, और अब दिसंबर में। तो 4 वॉल्केनो जो हम लोगों ने इंडोनेशिया रिलेटेड पढ़े हैं, जिनमें से एक एग्जाम का क्वेश्चन भी बन चुका है। यही तो पूछा गया था अगर आपने पेपर दिया बेटा। ठीक है, नेक्स्ट, ब्रिटेन ने एक इंडो पैसिफिक ट्रेड ब्लॉक को ज्वाइन किया है, फर्स्ट यूरोपियन मेंबर है इसका। ओके, तो ये ट्रेड एग्रीमेंट है, व्यापार समझौता है। ओके, और इसका नाम है CPTPP। हम लोग इसको पहले भी पढ़ चुके हैं, जब अनाउंसमेंट हुआ था कि ब्रिटेन इसको ज्वाइन करने की इच्छा व्यक्त किया, ब्रिटेन इसको ज्वाइन करने जा रहा है। अब फाइनली ब्रिटेन ने इसको ज्वाइन कर लिया है, CPTPP। ओके, न्यूज एग्जाम का पार्ट बनेगी ये वाली, कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। कौन कौन से देश इसमें और है, ये किस नंबर का देश बन गया, वो सारी चीजें देख लेते हैं। तो ब्रिटेन ऑफिशियली 12th मेंबर बन गया इस ट्रांस पैसिफिक ट्रेड पैक्ट का, जिसमें कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा भी है। और ब्रिटेन CPTPP ट्रेड रूल्स एंड लोअर टैरिफ है, इनके लिए अब अप्लाई कर पाएगा। इसमें 11 एग्जिस्टिंग मेंबर जो हैं उनमें से 8 के साथ अभी इसका टाई अप हो चुका है फ्रॉम 15th ऑफ दिसंबर से, मतलब ये संडे से ज्वाइन कर रहा है, संडे से मतलब अप्लाई कर पाएगा। ओके, और इसमें ब्रुनेई है, चिली है, जापान है, मलेशिया, न्यूजीलैंड है, पेरू है, सिंगापुर है। एग्रीमेंट ऑस्ट्रेलिया के साथ दिसंबर में लागू होगा। ओके, कनाडा और मैक्सिको के साथ 60 दिन बाद लागू होगा। तो ये सारी चीजें और आगे बता दी हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि CPTPP में कितने देश हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 10 11, और ये यहां पर हो गया 12वां नंबर का देश। इस पर गौर फरमाइएगा, 12वें नंबर का मेंबर हो गया, ये 12वां मेंबर हो गया है। ओके, 8 के साथ तो यहां पर लागू हो गया है 15 दिसंबर से। इस विलय का अर्थ है कि ब्रिटेन 15 दिसंबर से जो 11 मौजूदा सदस्य हैं उनमें से 8 के साथ इस समझौते को लागू कर सकेगा। ओके, टैरिफ मतलब होता है, बहुत सारे देश ऐसे होते हैं कि दूसरे देशों का जब माल आता है तो उनके ऊपर टैक्सेस बहुत लगाते हैं, ड्यूटीज बोलते हैं हम लोग। जैसे हम अगर अपना माल किसी दूसरे देश में बेचते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो वहां पर वो कंट्रीज क्या करते हैं ना, उसके ऊपर कभी कभी तो 100% ड्यूटी लगा देते हैं। 100% समझते हो, 100 रुपए की चीज है, 100 रुपए उस पर टैक्स लगा दी, 200 रुपए की बिक रही है वहां पर, तो बड़ा टफ होता है। तो ऐसे में हम लोग उन देशों के साथ एक समझौता करते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मुक्त व्यापार समझौता। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होता है कि आप हमारे ऊपर टैक्सेस मत लगाइए, आप अपना सामान हमारे यहाँ बेचिए, हम आपका सामान अपने यहाँ बेचेंगे। इसमें ये रहता है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में या तो 0 हो जाती है ड्यूटीज, या फिर मतलब बहुत नॉमिनल होती हैं। नॉमिनल मतलब नाम मात्र की, ना के बराबर ही होती हैं। अब ऐसे समझौते का अर्थ ही ये है कि इन देशों के बीच में जो व्यापार है उसको सुगम बनाया जाए। ओके, एक्सपोर्ट्स को और आसान बनाया जाए, टैरिफ्स को कम से कम रखा जाए। ओके, तो ये कौन कौन से देश हैं, इसका मतलब क्या है, ओके, समझौते का अर्थ क्या, आई होप क्लियर होगा। यूएस इसमें से 2017 में बाहर हो गया था। कोस्टा रिका नेक्स्ट एप्लीकेंट कंट्री है, ठीक है, जल्दी वो इसको ज्वाइन कर सकता है। इंडोनेशिया ने भी अपनी इच्छा व्यक्त की है इसको ज्वाइन करने की। नेक्स्ट, यार ये न्यूज जब मैं पढ़ रहा था ना, तो मुझे इस न्यूज में एक और न्यूज मिली थी। जब इसको मैंने पढ़ा कि नेवी चीफ अपने इंडोनेशिया जा रहे हैं, इंडोनेशिया विजिट पे जा रहे हैं, इंडोनेशिया की यात्रा पर जा रहे हैं, 15 दिसंबर यानी कल वो निकल चुके, तो 15 16 17 18 4 दिन की यात्रा पर इंडोनेशिया गए हैं। एक लाइन तो ये क्लियर है कि दिनेश के त्रिपाठी इनका नाम है,
इतना ही अपने काम का बनता है, ठीक है। जब इस न्यूज को पढ़ा तो इसमें पता चला कि हमारी एक इंडोनेशिया के साथ एक्सरसाइज चल रही है। वैसे तो और भी एक्सरसाइज होती है हमारी, शायद कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है यार, गरुड़ शक्ति होती है कि समुद्र शक्ति होती है, कोई एक्सरसाइज तो होती है, ठीक है। 2 एक्सरसाइज होती है यार, मैं भूल रहा हूं यार, तुम लोग याद दिलाओगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। उसके अलावा एक एक्सरसाइज और होती है कॉर्पेट, ये बांग्लादेश के साथ भी होती है, ठीक है। कॉर्पेट नाम से बांग्लादेश के साथ भी है, इंडोनेशिया के साथ भी है, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं इसका एडिशन इंपॉर्टेंट है। और ये इंपॉर्टेंट है कि ये भारत की जो एक्सरसाइज इसके साथ हो रही है इसमें कौन कौन सी शिप है। तो 43rd इंडिया इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, सिंपल शब्दों में 43rd कॉर्पेट दिसंबर 10 से चालू, 18 दिसंबर तक ये चलेगा, जब तक साहब की यात्रा चलेगी। ओके, 18 दिसंबर तक ये रहेंगे इंडोनेशिया में, तब तक अपनी एक्सरसाइज चलेगी। इस एक्सरसाइज में भारत का जो शिप है आईएनएस केसरी वो है, और आईएनएस एलसीयू L57 है। ये 2 शिप हैं जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। ओके, डन, क्लियर बेटा। Sir, good morning. I am new this session, preparing for SBI clerk. Will you please guide me for new batch? Humble request. 23 दिसंबर से बैच स्टार्ट हो रहा है बेटा फाइनेंशियल अवेयरनेस का, उसको शुरू कर देना। 3 जनवरी से 2025 करंट अफेयर्स की क्लासेस शुरू हो रही है। ओके, SVPI एयरपोर्ट का इनोवेटिव अप्रोच है एनर्जी एफिशिएंसी के लिए, उसको अभी NECA 2024 मिला है। अब ये क्या है, जिसको ये अवार्ड, मतलब अवार्ड क्या है, ये SVPI एयरपोर्ट क्या है, ये सब देखो। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसको मैनेज कर रहे हैं अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग लिमिटेड, जो कि अडानी एंटरप्राइजेस की एक सब्सिडरी है। ओके, अब ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसको सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट दिया गया, एक सम्मान दिया गया है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2024 के दौरान। ओके, इसका जो एक्सेप्शनल कमिटमेंट रहा था एनर्जी कंजर्वेशन को लेकर, उसके लिए इसको सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट दिया गया है। आप एयरपोर्ट का नाम याद रखिए, और ये याद रखिए कि किस समारोह में इनको सम्मानित किया गया था, कौन सा इनको अवार्ड दिया गया था, और इस एयरपोर्ट को मैनेज कौन कर रहा है। ओके, चलो, ये इकलौता एयरपोर्ट है इंडिया में जिसको ये सम्मान मिला है। मोहम्मद आमिर पाकिस्तान के 2017 के चैंपियन ट्रॉफी हीरो हैं, इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। इमाद वसीम ने किया था, मोहम्मद आमिर ने अब कर दिया। 2017 जो चैंपियन ट्रॉफी फाइनल रहा था अगेंस्ट इंडिया, वहां पर इन्होंने 16 रन देकर 3 विकेट लिए थे। असल में ये रिटायरमेंट तो पहले भी अनाउंस कर रखे थे, बट अभी जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था, यूएस और वेस्ट इंडीज ने होस्ट किया था, इंडिया ने जीता था, उस वर्ल्ड कप के दौरान, मतलब उस वर्ल्ड कप से पहले इन्होंने अपना अनाउंसमेंट जो था रिटायरमेंट का वो वापस ले लिया था कि मैं यार ये वर्ल्ड कप पाकिस्तान को जिताना चाहता हूं ख्वाबों में। तो उनके ख्वाब मेरे दोस्त ख्वाबों में ही रह गए, और अब इन्होंने फाइनली रिटायरमेंट ले लिया है। तो मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम दोनों ही पाकिस्तान से हैं, दोनों ने रिटायरमेंट ले लिया। बस आप इतना याद रखें किस देश से हैं। ओके, ये वाली बात। तो ये रहा ओवरऑल सेशन। आई होप आपको बढ़िया लगा होगा मेरे दोस्त, एक एक चीज समझ में आई होगी। और जो बच्चे पहली दफा जुड़े, एटलीस्ट कम से कम मेरे दोस्त, एटलीस्ट यानी कम से कम 3 दिन आपको मेरे साथ जुड़ना है, तब बेहतर तरीके से चीजें हम लोग समझ पाएंगे, एक दूसरे के साथ कनेक्शन बिल्ड कर पाएंगे। ओके, 1 घंटे में बहुत सारी चीजें हो सकता है नहीं समझ में आए, जब 1 से ज्यादा आप मेरे को समय देंगे तब आपकी चीजें समझ में आने लगेंगी, हौले हौले धीरे धीरे एक दूसरे को कनेक्ट करने लगेंगे। ओके, बाकी जुड़े रहिए, इसी तरीके से पढ़ते रहिए, और जल्दी मेरे दोस्त सरकारी नौकरी ले लीजिए, सिलेक्शन ले लीजिए। 2025 के लिए टारगेट है हमारा 23 दिसंबर से सारथी बैच शुरू हो रहा है। मेरे बैचेस की मेंबरशिप है वॉरियर प्रो। ओके, वॉरियर प्रो अगर आप लेते हैं तो जब तक सब्सक्रिप्शन आपका इसका है 12 महीने तक, आपको मेरी हर एक क्लास मिलेगी। मेरे जितने बैचेस आएंगे मेरे दोस्त वो सारे आपको मिलेंगे अड्डा 24/7 हमारी एप्लीकेशन पे। सारथी जो है ये कंप्लीट फाइनेंशियल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस का बैच है। इसके हफ्ते में 3 क्लासेस हुआ करेंगी, मंडे, वेंसडे, फ्राइडे। टाइमिंग इसकी रहेगी 10 से 11:30। ओके, 1.5 घंटे का अपना टाइम रहा करेगा। करंट अफेयर्स शुरू हो जाएगा इसमें 3 जनवरी से। सेम मंथ के करंट अफेयर्स, सेम वीक के करंट अफेयर्स सेम वीक में कंप्लीट किया करेंगे। और इसकी जो क्लासेस रहा करेंगी ये ट्यूसडे और थर्सडे रहा करेंगी। तो मंडे, वेंसडे, फ्राइडे 3 दिन पढ़ेंगे फाइनेंशियल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस। ट्यूसडे और थर्सडे पढ़ेंगे हम लोग ये करंट अफेयर्स। ओके, डिटेल करंट अफेयर्स पढ़ेंगे मेरे भाई। ओके, उसके बाद मेंस स्पेशल बैचेस, जैसे मेंस आएंगे तब मिलेंगे आपको, और स्टैटिक जीके बैच मिलेगा। ये प्री रिकॉर्डेड आपका रहेगा स्टैटिक जीके बैच। बाकी तीनों बैचेस आपके लाइव रहेंगे। इसमें एक और मैं लॉन्च करने जा रहा हूं जिसका जल्दी मैं अनाउंसमेंट आप लोगों के साथ करूंगा। इसका प्राइस है आपका 1562। ओके, 12 महीने इसकी वैलिडिटी आफ्टर डिस्काउंट, और Y168 आपको इसके लिए कोड
यूज करना। ओके, ये मेरा कोड है बेटा, डिस्काउंट कोड है, इसको आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ये अगर आप बैंक और इंश्योरेंस की तैयारी कर रहे हो तो बैंक महापैक है। ओके, और अगर आप बैंक और इंश्योरेंस के साथ रेगुलेटरी बॉडी आरबीआई ग्रेड बी, नाबार्ड, सेबी, सिडबी, एसओ की तैयारी करते हो तो बैंक महापैक का प्लस बनता है। ओके, सो आई होप मेरे भाई सारी चीजें क्लियर लगी होंगी, बढ़िया लगी होंगी। सर वॉरियर का टाइम चेंज होगा, यही रहेगा भाई। जो लाइव क्लासेस मिस कर दोगे तो आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी। ये टाइम रखने का मतलब ही है कि आप फर्स्ट हाफ तक बिल्कुल मेरे साथ क्लासेस करके फ्री हो जाए, उसके बाद तसल्ली से नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए और क्लासेस को आप टाइम दे सकते हैं। ओके, हाँ बेटा, जीए का तो फाउंडेशन बैच आपको शुरू करना चाहिए। जिनका टारगेट है कि हाँ मुझे हर हालत में सिलेक्शन लेना है, एनी हाउ सिलेक्शन लेना है, तो अपना फाउंडेशन बिल्ड करके चलो। और सिलेक्शन लेने का हर हालत का मतलब है आपके जब तक फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगा तो चीजें कैसे इंप्रूव होंगी। फाउंडेशन स्ट्रांग करना बड़ा जरूरी है, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे इंग्लिश हो, आपको सब का कहीं ना कहीं फाउंडेशन पहले कवर करना चाहिए। जब ये शुरुआत होती है दिसंबर की या फिर जनवरी की नेक्स्ट ईयर जब आते हैं तो हम हमेशा ये बोलते हैं कि फाउंडेशन 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 फोकस होके चलिए, क्योंकि फाउंडेशन फोकस होके चलोगे तब जाके आप आरआरबी, पीयू, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस, आईबीपीएस क्लर्क या फिर एसबीआई, एसबीआई क्लर्क, उसको टारगेट करिए। आप डायरेक्ट अगर इन बैचेस में जाएंगे या इन क्लासेस को करेंगे तो बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार, कि कुछ ही लोग होते हैं जो मेरे दोस्त क्लियर कर पाते हैं। इस अप्रोच के साथ आपने अगर फाउंडेशन बिल्ड किया तब उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि हाँ आपने अपना फाउंडेशन बिल्ड कर रखा है, फिर आपने कहीं ना कहीं क्रैश कोर्स किया है, या फिर मेरे भाई आपने प्रैक्टिस बहुत करी है, तो उससे फिर क्लियर करेंगे। फाउंडेशन का मतलब ये होता है चैप्टर वाइज चीजों को लेकर चलना। चैप्टर तो आपको पूरे कवर करने होंगे, सिलेबस तो आपको पहले मेरे दोस्त कवर करना होगा। ओके, ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे बच्चों, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, और मुलाकात करेंगे आज 2 बजे जरूर जुड़िएगा। ठीक है, 100 एमसीक्यूज करूंगा 1 से 15 दिसंबर के यूट्यूब पे। ठीक है, और कैसा लगा सेशन अपनी ओपिनियन जरूर देना। जो होमवर्क मांगा है मेरे दोस्त आप लोगों से वो होमवर्क कमेंट सेक्शन में देना। ओके, बाय बाय।